Welcome back to our YouTube channel Success Tutorial. Today we are going to study about blood. आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? ब्लड क्या होता है, ब्लड के टाइप्स कौन कौन से हैं और ब्लड से रिलेटेड कौन सी डिसीज होती है। इस पूरे टॉपिक को मैं बहुत ही डीपली आप लोगों को समझाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और ब्लड को समझने के लिए आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर जो मैंने पढ़ाए हुए हैं उनको देखना जरूरी है। तो ब्लड को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं। Already I have taught about the studies of different type of studies in biology in my earlier video. So you can go in playlist of Success Tutorial and watch it. तो hematology, ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। जो वनडे एग्जाम होते हैं, एसएससी, रेलवे या पीएस स्टेट एग्जाम भी होते हैं, स्टेट पीएससी एग्जाम, उनमें पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हेमेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी। इस टाइप से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो आपको किस पर टिक करना है? हेमेटोलॉजी पर। ठीक है, तो हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड। अब व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है? तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, फ्लूइड टाइप टिश्यू है। ये हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। जो आप लोग देखते हैं लाल लाल कलर से जब चोट लग जाती है तो निकलता है, उसी को हम ब्लड कहते हैं एक सरल भाषा में। ठीक है, तो खून क्या होता है? यही होता है। इसको जो सामाजिक भाषा है उसमें हम खून कहते हैं। ठीक, खून निकल आया, किसी का खून कर दिया, ये सब। ठीक है, तो ये ब्लड को साइंस में रक्त बोलते हैं और इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है बाय दिस फ्लूइड दैट इज ब्लड। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू को समझने के लिए आप मेरे पुराने लेक्चर में जा सकते हैं। टिश्यू यानी ऊतक। ऊतक क्या होता है इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया। टिश्यू तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड होता है। अब कितना होता है और इसका पर्पस क्या है ये भी हमें जानना जरूरी है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लड? तो द पर्पस ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। तो इसका क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ब्लड क्या करता है? इसका मेन फंक्शन जो है वो यही है कि जो भी हमारे अंदर हम नोज के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद जो हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देने का काम करता है, सेल्स तक ऑक्सीजन देने का काम करता है, वो कौन करता है? ब्लड। और जो न्यूट्रिएंट्स जो भी हम इनटेक करते हैं फूड में, अब वो फूड सीधा का सीधा शरीर में नहीं लग जाता है। तो फूड के लिए क्या होता है कि जब वो एब्जॉर्ब करती है बॉडी, उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को अपने अपने ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम भी ब्लड का है। ठीक है, अब कितना होता है ह्यूमन बॉडी में ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं अलग से आपको बता रहा हूँ, अभी हम आगे इस टॉपिक पर चलेंगे, ये जो अलग से बता रहा हूँ ये वो बता रहा हूँ जो आप एक अलग से कॉपी में नोट करके लिख लें, क्योंकि ये एग्जाम्स में आता ही है ये क्वेश्चन। तो जो ब्लड की क्वांटिटी है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी होती है? 6 to 7% वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि जो शरीर की क्षमता होती है, वेट होता है, जो शरीर का जो वेट होता है, उस वेट का 6 to 7% ब्लड हमारी बॉडी के अंदर होता है। और नॉर्मली ये कितना होता है? 5 to 6 लीटर, ये मेल में। ठीक है, और फीमेल में ज्यादा फर्क नहीं आता है, सिर्फ आधा लीटर का फर्क आता है। तो ये हम इसको कह सकते हैं 4.5 से 5.5 लीटर। ये किसमें होता है? फीमेल में। ठीक है, तो ये वेट की ब्लड की क्वांटिटी है 5 से 6 लीटर मेल में और 4.5 से 5.5 लीटर फीमेल में। ये इतना हम लोग ब्लड के बारे में जान चुके हैं। ब्लड के टाइप्स देखते हैं तो ब्लड has 2 components, first is plasma and second is blood corpuscles। जो प्लाज्मा होता है वो मोर देन 60% पार्ट ऑफ ब्लड क्या होता है? प्लाज्मा होता है। 60% से 70% पार्ट जो ब्लड का है वो क्या है? प्लाज्मा है। और ब्लड कॉर्पस्कल्स
40% पार्ट या जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो क्या होता है, ब्लड कॉर्पस्कल्स ब्लड के अंदर। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। रिवीजन करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ हीमेटोलॉजी आप लोग याद रिवाइज कीजिएगा। हीमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड, it is a fluid connective tissue, and the third point is that it is its main function is transportation of oxygen and nutrients to all parts of the body, and it has quantity of 6 to 7% of body weight of human body। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्लाज्मा की। तो अब हम प्लाज्मा ब्लड कॉर्पस्कल्स की बात करें तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो गलती से लोग क्या उसमें ले लेते हैं प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, 3 या 4 इस तरीके से ऑप्शन लगा देते हैं, जबकि ब्लड के कंपोनेंट कितने, ओनली 2 कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट दैट इज प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स। प्लाज्मा क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर खाना पचता है और पचने के बाद जब उसको उसके ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है, वो कौन करता है, प्लाज्मा करता है। और प्लाज्मा इज अ येलो इन कलर। ठीक है, प्लाज्मा एक पीले कलर का होता है और ये नॉन लिविंग लिक्विड है। ठीक है, ये अजीवित है, नॉन लिविंग है, इट इज अ नॉन लिविंग फ्लूइड। ठीक है, नॉन लिविंग फ्लूइड है ये। ठीक, और येलो कलर का होता है ये। ठीक, येलो कलर किस कारण से होता है, क्योंकि इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, बिलीरुबिन पिगमेंट। ठीक है, ये येलो कलर किसके, ये येलो कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बिलीरुबिन पिगमेंट। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिलीरुबिन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है येलो कलर के लिए। नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। अब मैं बात करूं, एक सीरम आप सुन रहे होंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने वैक्सीन बनाई है कोविशील्ड। ठीक है, इंडिया की बहुत ही अच्छी वैक्सीन है। इंडिया ने 2 वैक्सीन बनाई है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और ये दोनों वैक्सीन इतनी अच्छी है कि हम इनको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अदर कंट्रीज में। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने कौन सी बनाई है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए, कोविशील्ड। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा की बात करें, इसका आप लोगों ने अभी रिसेंटली न्यूज में सुना होगा, प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, कोवैलेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो कोवैलेंट, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। तो कोवैलेंट प्लाज्मा थेरेपी है। तो इस थेरेपी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि उनका प्लाज्मा लिया जा रहा था, जो लोग ठीक हो चुके थे, जो कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके थे, उनका प्लाज्मा लेकर किनमें डाला जा रहा था, जो उसके से कोरोना से संक्रमित थे। तो उससे काफी लोगों की रिकवरी हुई थी, और प्लाज्मा के बैंक भी होते हैं। ठीक है, ब्लड बैंक। ठीक, तो ये फाइब्रिनोजन जो है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को यदि प्लाज्मा से निकाल दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीरम, वही सीरम होता है। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे सीरम क्या होता है। ठीक, इसको निकालने के लिए हम सीरम बोलते हैं। ठीक, तो आप प्लाज्मा समझ गए होंगे, ये येलो कलर का होता है, 60% पार्ट ऑफ ब्लड होता है, और इसके अंदर क्या होता है, इसका जो प्लाज्मा का भी 90% क्या होता है, 90% इसमें पानी होता है, वाटर, और जो बचा हुआ 10% है वो अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं, जो कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, ये सब प्रोटीन होते हैं। ठीक, तो ये प्लाज्मा का इतना फंक्शन है। ठीक है, नाउ कम टू द ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी स्टैंड्स फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं हिंदी में उसको बोलेंगे, और ये श्वेत रक्त कोशिका, और ये प्लेटलेट। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है रेड ब्लड सेल का, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। ठीक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, ये आप लोगों को याद करने की जरूरत है। एरिथ्रोसाइट बोलते हैं हम रेड ब्लड सेल को। डब्ल्यूबीसी को मैं रेड पेन से लिख देता हूं, ये होता है ल्यूकोसाइट। ठीक, और जो प्लेटलेट्स होता है उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं उसको याद करने की, बस आप लोगों को टर्म याद करना है। टर्म याद करने के बाद क्या होगा कि आपको अल्फाबेटिकली इसको याद रखना है। ई सबसे पहले आता है, फिर एल आता है, फिर टी आता है। तो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट इज फॉर आरबीसी एंड ल्यूकोसाइट इज फॉर डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट इज फॉर प्लेटलेट्स।
ठीक है। अब इन तीनों की बात करें तो आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ब्लड पार्ट का। एरिथ्रोसाइट इसका साइंटिफिक नेम है। तो क्या होता है इसमें, पहली बात तो ये तीनों जो है ये बोन मैरो में डेवलप्ड होते हैं। कहां पर? बोन मैरो। बोन मैरो जो अस्थि मज्जा होता है, यानी जो हड्डी के अंदर जो पोर्शन होता है उसको हम बोन मैरो बोलते हैं। उसको आगे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को बहुत ही डीपली। तो जो ये कहां प्रोड्यूस होता है, रेड ब्लड सेल इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। लाइफ स्पैन की बात करें तो रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 100 से 120 दिन, यानी इनकी जो लाइफ होती है वो 100 से 120 दिन होती है। क्योंकि मैं सेल में आप लोगों को बता चुका हूं कि सेल खत्म भी होते हैं और प्रोड्यूस भी होते हैं। तो 100 से 120 दिन तक का इनका लाइफ स्पैन होता है। वही व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो इनका 3 से 5 दिन का होता है, और प्लेटलेट्स का भी 3 से 5 दिन का ही लाइफ स्पैन होता है, 3 to 5 डेज। ठीक है, प्लेटलेट्स का। अब रेड ब्लड सेल में और आगे बात करूंगा हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो हीमोग्लोबिन क्या चीज है? हीमोग्लोबिन, पहली बात तो ये जहां लोबिन लोबिन लगा है ना, ये आप लोग याद कर लीजिए, EN NE इस टाइप से, ये क्या है? प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये जो रेड कलर होता है हमारे ब्लड में, जो ब्लड में रेड कलर है वो किसके कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि इसमें एक रेड पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण। तो रेड ब्लड सेल में आपको ये याद रखना है, ये प्रोड्यूस कहाँ होता है? बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। इसकी लाइफ 100 से 120 दिन की होती है, और ये इसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो ब्लड को रेड कलर देता है। ठीक है, इसके बाद ये कहां पर डिस्ट्रक्ट होते हैं, या फिर ये कहां जाके खत्म होते हैं? लीवर में और स्प्लीन को हम और क्या बोलते हैं? स्प्लीन को ग्रेवयार्ड्स ऑफ ब्लड, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल। ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल, जितने भी सेल जो खत्म हो जाते हैं, जो नष्ट हो जाते हैं, जो डैमेज हो जाते हैं, वो जाकर कहां जाते हैं? लीवर जाते हैं। और जब लीवर से जाके, इसको ग्रेवयार्ड्स क्यों बोला गया? ग्रेवयार्ड मतलब कि जहां दफना दिया जाता है, जब जहां मतलब खत्म हो जाता है एंड चीज, तो वो स्प्लीन, हिंदी में इसको प्लीहा बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्लीहा टर्म, ये कई बार एग्जाम्स पे आया हुआ है। तो इसका डिस्ट्रक्शन कहां होता है? यहाँ होता है। ठीक है, तो ये हमारा रेड ब्लड सेल से रिलेटेड सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट बात करता हूँ WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस, और ये हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और क्या ये इट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया एंड वायरस, it destroys bacteria and virus that is come to our body from outside। जो भी वायरस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं खाने के साथ या फिर किसी भी तरीके से, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? WBC। और कहते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उनके अंदर WBC बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। ठीक है, तो इसका ये बेसिकली फंक्शन है। और व्हाइट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल, बेसिफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स एंड इजोनोफिल्स। ठीक, ये 5 तरह के WBC के टाइप होते हैं। ठीक, 3 से 5 दिन इसकी लाइफ होती है, ये भी वहीं जाके खत्म होते हैं। नेक्स्ट बात करें प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स की कमी हो जाने के कारण ही क्या होता है? हमें एनीमिया होता है। मतलब मोस्टली इंडिया में क्या होता है, जो लेडीज होती है, फीमेल होती है, उनको एनीमिया की शिकायत बहुत ज्यादा होती है। तो एनीमिया क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है। और जब भी हमें कभी डेंगू या फीवर हो जाता है, जब डेंगू या फीवर हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि प्लेटलेट्स चेक करवा के लाओ, ब्लड चेक करवा के लाओ। कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं उनमें प्लेटलेट्स की इतनी मात्रा कम हो जाती है कि डॉक्टर कहता है कि आप जाइए और कहीं से ब्लड लेकर आइए, ब्लड बैंक से ब्लड लेकर आइए, और ताकि प्लेटलेट्स की पूर्ति की जा सके। तो इसमें 3 डिसीजेज मेनली होती है। एक एनीमिया होता है, मतलब एनीमिया होता है किसके कारण? प्लेटलेट्स कम होने के कारण। ठीक, और डेंगू, फीवर, ये सब चीजें भी प्लेटलेट्स की कमी से, डेंगू या मलेरिया। और ये जो होता है ये किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। Next, it also synthesizes in bone marrow. It circulates within our blood and bind together when they recognize damaged blood cells। ठीक है, और प्लेटलेट्स का एक और काम क्या है? ब्लड क्लॉट करने का। ठीक है, ब्लड क्लॉट करने का काम किस तरीके से ये ब्लड क्लॉट करता है? जब कभी भी
चोट लग जाए या घाव लग जाए तो खून निकलने लगता है तुरंत ही हमारी बॉडी के अंदर से, क्योंकि ब्लड क्या है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड क्या करता है, बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है, तो उसमें स्पीड भी होती होगी, तो ब्लड निकलने लगता है। तो जैसे ही ब्लड निकलता है तो कुछ देर बाद ब्लड वहां पर रुक जाता है, तो रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का को ही हम ब्लड क्लॉट बोलते हैं। तो जहां पर हमारा खून रुक जाता है वो किस कारण से, इन्हीं प्लेटलेट्स के कारण से रुक जाता है। एक डिसीज होती है हीमोफीलिया, है ना, हीमोफीलिया डिसीज या क्वीन डिसीज इसको कह देते हैं। महारानी एलिजाबेथ जो थी ब्रिटेन की, उनके पूरी फैमिली में जो वहाँ का पूरा हेरिडिटरी चली आ रही है फैमिली की, उसमें ये डिसीज पाई जाती है, हीमोफीलिया नामक डिसीज। ये हीमोफीलिया डिसीज क्या है, इन लोगों में जो महारानी की फैमिली है उनमें क्या है कि अगर उनको कहीं चोट लग जाए तो उनका खून रुकता ही नहीं है, और अगर खून नहीं रुकेगा तो क्या होगा, इंसान मर जाएगा, ठीक है। तो हीमोफीलिया एक और चीज होती है जिसमें ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड से रिलेटेड सारी चीजें थी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं मैं, एक पीएच वैल्यू करके आता है, पीएच वैल्यू यानी कितना एसिडिक और बेसिक है ब्लड। तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो कितना होता है, 7.4। 7.4 अप्रोक्सीमेटली, इसके आगे ही पीछे होगा, तो 7.4 पीएच वैल्यू होती है ब्लड की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4, ठीक। ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अब और कुछ हमारा रह नहीं गया है, तो यही सब इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा ब्लड कॉर्पस्कल्स, और ब्लड कॉर्पस्कल्स 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये तीनों बोन मैरो के अंदर फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और उनका लाइफ स्पैन रेड ब्लड सेल का 100 to 120 डेज का होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का 3 to 5 डेज का होता है, एंड प्लेटलेट्स का भी 3 to 5 डेज का ही होता है। इसके बाद ये डिस्ट्रॉय कहां पर होते हैं, स्प्लीन के अंदर, प्लीहा के अंदर, ठीक है। तो ये इनका फंक्शन था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में स्माइलीज भेजें, और जितना ज़्यादा शेयर हो सके आप लोग इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।